करें शुरू। पीछे भाई साहब अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो आगे जाए भाई, यहाँ पर सुनी जाए, नहीं तो आगे बैठ जाओ, कोई बात को नहीं, घर की बात है, सुनी जाए। आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सगोश और अगोश बताया मैंने आपको, वो दूसरे वाले मैटर में नहीं है कि कोई बात नहीं। संधि स्टार्ट कर रहे हैं एक साइड तो, और एक साइड को क्या स्टार्ट कर रहे हैं, शब्द शुद्धि। हर दिन लगभग 15 से 20 शब्द शुद्धि के वर्ड पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कौन सा चैप्टर चलेगा, संधि। पहले शब्द शुद्धि स्टार्ट कर रहे हैं और 20 शब्द पढ़ेंगे शब्द शुद्धि के। उसके बाद में मतलब जो आप लिख रहे हो, जो नए स्टूडेंट है वो लिख रहे हैं, तो एक कॉपी के 2 पार्ट बना लें, या फिर आप 2 कॉपी लिए, मतलब एक में तो संधि लिखें और कुछ पेज छोड़कर उसके बाद में क्या लिखना है, शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के इतने पेज छोड़ने के लगभग 200 वर्ड, मतलब 200 लाइन या 300 लाइन आप अवश्य छोड़ दें, ठीक है। शब्द शुद्धि का अगर कोई सा भी एग्जाम है, चाहे आपके हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे सीईटी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, शब्द शुद्धि के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और सबसे इजी चैप्टर है, अगर रोज अगर आप प्रयास करते हो तो सबसे इजी चैप्टर है। सब प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे मान लो आपके सामने शब्द लिखे हुए हैं, मान्य, माननीय और माननीय। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से अशुद्ध है या निम्न में से शुद्ध है। अब बताइए तीनों में से कौन सा तो शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, बताइए। क्या ये मान्य सही है, क्या नहीं है? क्या माननीय सही है, क्या नहीं है? माननीय नहीं है। मैडम जी आप पहले पढ़ चुके, आप बताओ कौन सा सही है। 3 नंबर सही है। आपको बता दो, देखो मान्य भी अपनी जगह सही है और माननीय माननीय भी अपनी जगह सही है। गलत कौन सा होगा? इसी प्रकार मैंने आपको लिखाया था पूज्य, पूजा और पूजनीय, लिखाया था कि नहीं लिखाया था? उसमें देखो पूजा सही थी अपनी जगह और पूज्य भी सही था, और गलत क्या था? पूजनीय। तो आप इन दोनों को, इन सबको एक जगह लिख लें। देखो यहाँ पर पूजा सही है, ठीक है, यहाँ पर मान्य भी सही है, यहाँ पर पूज्य सही है, तो यहाँ पर मान्य भी सही है। यहाँ पर पूज्यनीय क्या था? गलत था, तो यहाँ पर क्या गलत है? मान्यनीय। और यहाँ पर क्या सही था? पूजनीय सही था, तो यहाँ पर क्या सही है? मान्यनीय। कहने का मतलब ये है कि आपके अनुसार आपको पूछा जाए कि शब्द शुद्धि के अनुसार इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो मान्य अपनी जगह सही है कि नहीं है? मान्य शब्द हमेशा शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाएगा? मान्य लिखा जाएगा। गलत कौन सा होगा? माननीय। आपको ये ध्यान रखना नहीं है कि देखो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, पीछे यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, इसमें अगर आधा है यहाँ पर तो गलत है, इसमें अगर आधा यहाँ पर है तो गलत है। सीधी सी बात है। पूजा शब्द सही है बिल्कुल, पूज्य भी शब्द बिल्कुल सही है, पूज्यनीय क्या है? गलत है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अगर नहीं मानते हो तो प्रीवियस ईयर प्रश्न में आप देख लेना। पूजनीय अपनी जगह सही है, उसी प्रकार कौन सा शब्द सही है? माननीय। मतलब इन तीनों में से गलत कौन सा है? केवल माननीय। यह भी शब्द पूछा जा चुका है बार बार कि मैथिली शरण और मैथिली शरण दोनों में देखो, यहाँ पर मैं की मात्रा है, यहाँ पर भी मैं की मात्रा है, यहाँ पर छोटी थी की मात्रा है, यहाँ पर छोटी थी की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी ली की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी ली की मात्रा है। केवल और केवल ली की मात्रा का अंतर है। अब आप बताइए आपके अनुसार इस मैथिली शरण में से ये सही होगा या ये सही होगा? मैथिली शरण में हमेशा और हमेशा ली की मात्रा किस प्रकार आती है? बड़ी। और थी की मात्रा किस प्रकार आएगी? छोटी। देखो ये भी सही है, ये सही है, ये गलत है, और ये भी सही है। मुहर शब्द सही होता है या मोहर शब्द सही होता है, बताइए। मोहर, मोहर शब्द हमेशा और हमेशा गलत होता है। शब्द सही कौन सा होगा? मोहर। लघुत्तर शब्द सही होगा या लघुत्तर शब्द सही होगा? 1 नंबर सही होगा या 2 नंबर सही होगा? सेकंड वाला कौन कौन बता रहा है? जो सेकंड वाला बता रहे हैं वो सोचे कम से कम कि आप अगर संधि पढ़ते हो तो लघु प्लस उत्तर करते हो कि नहीं करते हो। उ और उ मिलता है तो बड़ो उ की मात्रा होती है, तो यहाँ पर छोटे उ की किस प्रकार होगी? लघु उत्तर में उ की मात्रा कैसी आएगी? बड़ी। जबकि छोटे लघु उत्तर में अगर किसी मात्रा छोटी आ रही तो वो क्या है? गलत है। और ये लघु उत्तर क्या होगा? सही होगा। शब्द है राजनीतिक, काफी बार पूछा हुआ है, और आप अपने अनुसार संधि करोगे तो साहित्य की मात्रा बड़ी सही कर दोगे, या फिर इसके ऑप्शन में और क्या आता है दिया हुआ? राजनीतिक भी आता है, ध्यान रखो। ये आता है कि नहीं आता है? अब इनमें बताइए, 1 ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा सही है? हमेशा और हमेशा राजनीति में नीति की मात्रा आपस में मिलान करेगी, ध्यान रखें, ठीक है। राजनीति है, चाहे राजनीतिक शब्द कोई सा भी हो, पहली बात तो राजनीतिक होगा। राजनीतिक शब्द में पढ़ते कौन सा है? इक पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी आप पढ़ते में संधि के अनुसार न करें। ऐसे तो आप सोचोगे कि राजनीति प्लस इक, पहले भी इक, लास्ट में भी ई आएगा,
उसके बाद में इक में भी ई आएगा। ई और ई मिलकर बड़ी ई होती है, लेकिन राजनीति में आप इक है जो प्रत्यय के तौर पर लगा रहे हो, उस कारण आपको बड़ी ई की मात्रा नहीं करनी है। राजनीतिक शब्द शुद्ध कौन सा होगा जिसमें छोटी तो ती की मात्रा है और नि की मात्रा कैसी होगी, बड़ी। दूसरी बात, राजनीतिक शब्द ये काफी बार पूछा गया है, कभी भी इसके ऊपर ऐ की मात्रा नहीं आएगी। आपको सीधा और सीधा पूछे कि राजनीतिक शब्द किस प्रकार लिखा जाता है, तो राजनीतिक ही करना है, राजनीतिक नहीं करना है। और दूसरी बात कि ये ती की मात्रा बड़ी भी नहीं करनी है। ती की मात्रा हमेशा और हमेशा कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। बाद में देखो शब्द है कई 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 वैदई वैदई वैदई, इन दोनों में से आप बताइए, जो पहले पढ़ चुके हैं वह बताइए इन तीनों में से कौन सा सही है और इन तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही होता है। हमेशा और हमेशा कई कई की, देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है बताइए। देखो इसमें केवल ई की मात्रा का फर्क है, यहाँ पर ई की मात्रा बड़ी है जबकि यहाँ पर ई की मात्रा छोटी है। यहाँ पर पहले ए की मात्रा है जबकि यहाँ पर पहले ऐ की मात्रा है। कभी भी आप ध्यान रखें, चाहे कई के लिखो या वेद्य लिखो, हमेशा हमेशा सेम लिखे जाते हैं। मतलब देखो वही पर भी ऐ की मात्रा है, के पर भी ऐ की मात्रा है, अगर के है तो यहाँ पर दे है, ई की मात्रा बड़ी है तो यहाँ पर ई की मात्रा भी बड़ी होगी। कहने का मतलब ये है कि कई और वेदे हमेशा और हमेशा समान तरीके से लिखे जाएंगे। आगे है इस पर, यहाँ पर देखो शरबत और शरबत शब्द है, बताइए कौन सा शब्द हमेशा और हमेशा, चाहे शरबत हो, चाहे बर्तन हो, चाहे नरक हो, तीनों में रह की मात्रा क्या आएगी, जिसमें रह की मात्रा पूरी आती है वो क्या होगा, सही होगा। शरबत में अगर रह की मात्रा पूरी आती है वह शब्द सही होगा, बर्तन में रह की मात्रा पूरी आएगी वह सही होगा, नरक में रह की मात्रा आएगी वह सही होगा। किताबों में आपको नरक शब्द ये देखने को मिलेगा, लेकिन शब्द शुद्धि चैप्टर में देखोगे तो कौन सा सही होगा, जिसमें पूरे रह की मात्रा हो। आगे शब्द है शताब्दी, पहले तो जो पढ़ चुके होता है शताब्दी का संधि विच्छेद क्या होगा, शत प्लस अवधि। अब बताइए शत प्लस अवधि में ये शताब्दी सही है कि ये शताब्दी सही है, कौन सा सही है। हमेशा और हमेशा शताब्दी में दी की मात्रा क्या होगी, बड़ी। आगे शब्द है शक्तिशाली, बताइए ये शक्तिशाली सही है कि ये शक्तिशाली सही है, पहले वाला सही होगा। शक्तिशाली में ली की मात्रा हमेशा और हमेशा कैसी होगी, बड़ी। जबकि इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें तो ली की मात्रा छोटी दिखाई हुई है जबकि इसमें ली की मात्रा बड़ी है। जिसमें ली की मात्रा बड़ी है वह सही है और छोटी वाला क्या होगा, गलत। देखो आपका क्या ना पाँच सौ आज्ञा, ठीक है, और हिंदी बोलते हैं वापिस आज्ञा। अब ज्यादातर लड़कियां की बात है, वे वापिस ही बोलिया करें, क्यों छोरा तो पाँच सौ आज्ञा के दिखा ले, वे लड़कियां तो इंग्लिश मीडियम तो वापिस आज्ञा, ठीक है। तो बताइए आप वापिस शब्द सही होगा कि वापस सही होगा, कभी भी वापिस शब्द सही नहीं होगा। शब्द सही कौन सा होगा, पाँच सौ आज्ञा एक ही बात है, वापस शब्द सही होगा, वापिस सही होगा। अब बताइए आगे शब्द है व्यवहारिक और व्यावहारिक, अभी अभी पूछा हुआ है ये, व्यावहारिक शब्द शुद्ध होगा या व्यवहारिक शब्द शुद्ध होगा। जब आप उपसर्ग पढ़ते पढ़ोगे उस समय भी बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूं, जिस शब्द के लास्ट में कौन सा प्रत्यय लग जाए, इक प्रत्यय लग जाए, तो उसकी पहली मात्रा या तो आ होगा या आई होगी या औ होगा, ध्यान रखें। देखो शुश्रूषा शब्द है, पहले आप इतनी दूर लिखें, आगे पढ़ेंगे बाद में। अब इनमें से लिखना क्या है, आप चैप्टर लगाओगे, पहले ऊपर हेडिंग लगाओगे शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि के बाद में जितने लिखे हुए पूरे लिखोगे। दूसरी बात जो है सही और गलत के निशान किए हुए इनको ढंग से करें, क्योंकि अगर आपने केवल एक लिख लिया तो एक एक बार बार देखोगे और सही भी वही लगेगा, लेकिन आप ऑप्शन में लिख रहे हो तो खुद सिलेक्ट कर पाओगे कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। खास तौर से मैथिली शरण का ध्यान रखें, लिखी मात्रा बड़ी आएगी, मुहर में मोर से होगा, लघुत्तर में गु की मात्रा बड़ी आएगी। राजनीतिक में राजनीतिक शब्द गलत है, राजनीतिक गलत है, कौन सा सही होगा, राजनीतिक। कई कई और वेदी, देखो जो समान है उनको आप एक जगह लिख लें, जिस प्रकार अगर आप दोनों में से कई कई याद रह गया तो दोनों सही हो जाएंगे, या फिर वेद याद रह गया तो दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ तक लिखें, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, पहले आराम से लिखें। मान्य माननीय और माननीय है, उसके जस्ट नीचे पूजा पूज्य पूज्यनीय और पूजनीय ये लिखें। फिर ये भी लगाएं कि पूजनीय तो गलत है, पूजनीय सही है, पूज्य सही है और पूजा सही है, और पूजा वैसे अपनी जगह सही है। आराम से लिखें, सोच समझ कर, न समझ में आए तो एक बार को नहीं दो बार पूछ लीजिए, कोई बात नहीं।
हाँ जी, राजनीतिक में केवल और केवल ये राजनीतिक से होगा, बाकी ये भी गलत है और ये भी गलत है। राजनैतिक की मात्रा नहीं आएगी, और तिक की मात्रा आती है वो कभी भी बड़ी तिक की मात्रा नहीं आएगी। जिन्होंने अब हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी की है वो भी अपने आप में सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको लगातार पड़ेगा। आपस में बातें न करें, आराम से लिख लें, अगर समझ में ना आया तो मुझसे पूछ लें, कोई बात नहीं। व्यवहारिक, आप सोचें, जब आप इक प्रत्यय लगाते हो तो आगे या तो आ की मात्रा आएगी, या ए की मात्रा आएगी, या उ की मात्रा आएगी। तो ए की तो मात्रा आ ही नहीं सकती, तो व्यवहारिक तो वैसे ही गलत हो गया भाई। शुरुआत में देखो इक प्रत्यय लगाते हो, वैसे प्रत्यय में पढ़ेंगे, लेकिन इक जिसके पीछे में लग दिया, मान लो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, व्यवहार है, उसके पीछे आप क्या लगा रहे हो, एक लगा रहे हो। एक लगा रहे हो तो जो यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है ये, या तो इसकी मात्रा आ की होगी, या ऐ होगी, या अ होगी। तो इसमें तो एक की मात्रा आ रही है, तो ये क्या हो गया, गलत। और ये क्या है, लिख लिया। और ऐसा पीछे वाले आप सीधे बोर्ड से लिख लो, इन कॉपी में मत लिखो। हाँ जी, नहीं कमजोर भले हो, लेकिन अगर ये गलत लिखेंगे तो वो भी गलत लिखेंगे, फिर मतलब क्या रहा। बोर्ड से लिख लो, कोई बात नहीं है। लिख लिया। बातें न करें, जो खास तौर से 12th से निकल कर आए हैं वो बातें न करें, क्योंकि हाल जगह 12th तो निकल रहा है, बस सिगरेट का स्वभाव पड़ेगा है, हाँ की बात कौन कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो 12th से निकल कर आए हैं वो शायद कॉलेज में तो मजे लेने की सोच रहे हैं, जैसे ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर निकल गई, बाद में आपको पता चलेगा बेरोजगारी क्या होती है। लिख लिया। हाँ लिख लिया, पीछे भाई साहब लिख लिया आपने। लिखो लिखो, जल्दी लिखो।
जिन्होंने लिख लिया वो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, इसमें कौन सा सही है और इन दोनों में से कौन सा सही है बताइए। इसमें कौन सा सही है, इसमें, इसमें ऊपर वाले में, इसमें, यहां तक लिख लिया, लिख लिया पीछे भाई साहब, हरना भी लिखे हो तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं। देखो 4-5 शब्द है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एग्जाम में लगभग इनमें से एक शब्द तो आ ही जाता है। 4 शब्द आपके सामने, एक तो कौन सा है, ये कौन सा है, एक ये कौन सा है, देखो ये 3 तो ये रहे और 2 ये रहे, इनमें 4 तो एक समान लिखे जाएंगे और एक अलग है, ठीक है। वो अलग कौन सा है उसे पहले आप याद करें, कौन सा अलग होता है, नुपुर। वो अलग का मतलब क्या है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सोचते पहले तो नुपुर है ही, आगे कौन सा है, देखो 5 शब्द है, एग्जाम में आपको या तो 4 देखकर एक गलत लिख देगा, निम्न में से कौन सा गलत है, या पूछ लेगा कौन सा सही है। इन 500 को आप एक साथ समझे, पहली बात तो ये बताएं नुपुर का अर्थ क्या होता है, पाजेब या पाइल एक ही बात है, ठीक है। पाजेब जो आप पहनते हो, नुपुर का अर्थ क्या होता है, पाजेब। अब ये इन चारों में समानता क्या है पहले तो ये बताएं, इनकी जो भी मात्राएं जो पहली बार बढ़ रहे हैं वो ढंग से देखें, ठीक है। देखो एक शब्द होता है मूर्त, पहली बात तो मूर्त शब्द गलत होता है, ठीक है। मूर्त शब्द क्या होता है, गलत होता है। आप ये सोचें, देखो पहले इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, सुसुरसा में भी पहले छोटे ऊ की मात्रा है, मुमुसा में भी पहले और अनुकूल में भी पहले। बाद में देखो मुहूर्त में बड़े ऊ की मात्रा है, सुसुरसा में बड़े ऊ की मात्रा है, मुमुसा में भी बड़े ऊ की मात्रा है और अनुकूल में भी। इन चारों शब्द है, इनकी मात्राएं समान होगी। मात्राएं समान होने का मतलब क्या, अगर आपको कोई पूछ ले कि मुहूर्त शब्द सही है या मुहूर्त शब्द सही है, तो मुहूर्त भी वही सही होगा जिसमें पहले तो कौन सी मात्रा हो, छोटे ऊ, और बाद में कौन सी मात्रा हो। मुमूर्षा वही सही होगा जिसमें पहले तो कौन सी की मात्रा सही हो, बाद में। सुश्रूषा का अर्थ क्या होता है, मैंने वन वर्ड में आपको पढ़ाया, जो पहले पढ़ चुके हैं, रोगियों की सेवा करने की इच्छा। इसका अर्थ क्या होता है, रोगियों की सेवा करने की इच्छा या रोगियों की सेवा करने वाला, एक ही बात है। मुहूर्त, सुश्रूषा, मुमूर्षा और अनुकूल शब्द एक समान लिखे जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा कौन सा लिखा जाएगा, नुपुर। उल्टा का मतलब क्या, देखो इन चारों में पहले छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, जबकि नुपुर में पहले कौन सी मात्रा आएगी। इन चारों में बाद में बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, जबकि नुपुर में बाद में कौन सी की मात्रा आएगी। आराम से आप लिखें, ये लिखें आप, इन चार को तो एक जगह लिखें, इसके बाद में इस नुपुर को लिखें। इन चार की मात्राएं एक समान लिखी जाएगी और नुपुर की मात्राएं उल्टी लिखी जाएगी। प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा, मान लो ये 3 तो ये दे दिए, पहला ऑप्शन ये आपके पास, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। इसमें आपको इतना सा चेंज मिलेगा। अब अगर आपको पूछ ले कि निम्न में से गलत कौन सा है या अशुद्धि कौन सा, बताइए किसमें होगी, कौन सी में होगी, अनुकूल में होगी, क्योंकि अनुकूल शब्द शुद्ध किस प्रकार लिखा जाता है, पहले तो छोटी ऊ की मात्रा, बाद में बड़ी ऊ की मात्रा। ये 5 शब्द आप लिखें, फिलहाल ये गलत है, इन चारों की मात्रा एक समान होगी और नुपुर की मात्रा इन चारों की मात्राओं के उल्टी होगी। ये लिखे 5 शब्द लिखे आप, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, एक ही बात है। मुहूर्त में अगर आप यहाँ पर कर रहे हो तो ये सही होगा, नुपुर में कौन सा सही होगा, सेकंड वाला, सुश्रूषा में फर्स्ट वाला, मुमुसा में भी और अनुकूल में भी फर्स्ट वाला। चाहे वैसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, एक ही बात है। जुलूस, जुलूस नहीं लिखा क्या मैंने, हाँ जुलूस भी फेस्ट वाला हो, इनके साथ जुलूस आप और लिख लें। केवल और केवल नुपुर की मात्राएं उल्टी होती है, बात ये जो 4-5 है इनकी मात्राएं समान रहेगी। इसमें पहले वाला है ये कर। मुमूर्षा का अर्थ क्या होता है, मैडम जी आप बताइए। हाँ आप 273 वर्ड पढ़े थे आपने, अगर याद है तो, और उसमें ये शब्द था मुमूर्षा, मरने की
इट्सा मोमोस। पीछे जो भाई साहब बैठे हैं 12th पास कर गए हैं, अगर आपको समझ में ना आया तो 2 बार पूछ लीजिए, एक तो गलत मत लिख लीजिए जो करा। लिख लिया पीछे? बस आपने लिख लिया? मैडम जी आपने लिख लिया? लिखो लिखो जल्दी लिखो, बातें मत करो। लिख लिया तो मैडम जी बातें मत करो, मिमिक्री तो कर लिया करो लेकिन बातें मत करो आप पीछे से। लिख लिया आपने मैडम जी? लिख लिया? हाँ पीछे भाई साहब आप बताओ इनमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है? बातें मत करो मैडम जी, ठीक है? ये शब्द सही है कि गलत है? सही नहीं है। सही क्या होगा? पूजनीय। बैठो। हाँ भाई साहब आपको बताना है लास्ट वाले को, और कॉपी मत देखो, ठीक है? बेटा बेटा ही बता दो, कोई बात को नहीं। जुलूस शब्द सही है कि नहीं है? पास में से है ये नहीं करें, ठीक है? हाँ सही है कि नहीं भाई साहब ये बताइए आप। सही है? सही क्या होगा फिर, आप मना करे हो तो? पहले क्या होगा? मैडम जी आप बताएं सुश्रू से शब्द किस प्रकार लिखा जाता है? बेटे बेटे बता दो, कोई बात नहीं, किताब कॉपी मत देखो। पहले बड़ी मात्रा आएगी। मैडम जी आप बताइए मुहूर्त शब्द किस प्रकार लिखा जाता है? मुहूर्त, मुहूर्त शब्द किस प्रकार लिखा जाता है? मैं 3 लिख रहा हूं, आपको बताना, ठीक है? अरे पूछी जो मत ही कोई ने। कौन सा सही है इनमें से बताइए, आराम से देख के हैं। तीसरा सही है ये। नुपुर कौन सा सही, आप ही बताइए नुपुर कौन सा सही है? ये सही है कि नहीं है नुपुर? सही है। नुपुर सही है कि नहीं है? नुपुर हमेशा गलत होगा। जुल्लूस है, सुसुरुस है, मुमुर्स है और अनुकूल एक प्रकार लिखा जाता है, लेकिन नुपुर की मात्रा हमेशा क्या होगी? उल्टी होगी।
इसी प्रकार शब्द में लिख रहा हूं, पहली बात तो ये सोचिए आप मन मन में कि सही कौन सा होगा, गलत कौन सा होगा, बताइए नहीं आपने ईमानदारी से। कॉपी में भी ना देखें तो ये आपको ही करना है। इन तीनों में से सही कौन सा है? हाँ भाई साहब, पीछे कॉर्नर वाले भाई साहब बताइए, इनमें से सही कौन सा है? पहला। दूसरे में क्या गलती है? लेकिन की मात्रा क्या होगी? छोटी है जो क्या होगी? स्टार्ट कर रहे हैं संधि। अब आराम से समझें, सोचें और आराम से एक बार कॉपी बंद कर दो थे, मन ध्यान है, बीच बीच घोषा कर सको, कॉपी बंद कर लो, आराम हो बैठो। पहली बात तो आप क्या स्टार्ट कर रहे हो? संधि की परिभाषा क्या होती है? दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हमेशा हमेशा दो वर्णों के मेल को क्या कहोगे? संधि। या फिर आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लो शब्द है विद्या प्लस आले, या फिर आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पहले शब्द का तो अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो विकार मिलकर, दोनों मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि। उसके बाद में आपको पता है संधि कितने प्रकार की होती है? पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी? उसके बाद में आपको पता होगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। पहली संधि कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी गुण स्वर संधि। तीसरी यण, यण से पहले आप क्या लिखें? वर्दी। चौथी और पांचवी। सीधी सी बात है, संधि स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने केवल और केवल क्या पढ़ी है? संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर पहले शब्द का तो अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि। उसके बाद में पढ़ा है कि संधि कितने प्रकार की होती है? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा। बाद में आज स्टार्ट करेंगे स्वर संधि, और उससे पहले आप ये भी जाने कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। 5 प्रकार में भी पहला प्रकार कौन सा होगा? दूसरा कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले आप ये लिखें, ये लिखे पहले, ढंग लिख लीजिए, और इस प्रकार लिखें कि आपको संधि केवल एक बार ही लिखनी पड़े। चाहे आप आज कोचिंग कर रहे हैं, चाहे 4 महीना बाद में कोचिंग कर रहे हैं, एक ही बात है। एक बार लिख लो, लेकिन ढंग से लिख लो। 12th पास करके आए हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि आप ढंग से लिख लो। संधि लिखें, संधि के बाद में लिखें दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आप इतना ही लिख लें, चाहे कोई बात नहीं है। उसके बाद में ये पूरी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है कि संधि 3 प्रकार की होती है, उसके प्रकार ये सीधे सीधे आप समझदार हो गए, 12th पास करके आए हो, व्यास वगैरह था की बातें चल रही है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे ये लिख लें कि संधि 3 प्रकार की है। डायग्राम बना लें कि 3 कौन कौन से प्रकार है, सीधे लिख लें।
लिख लिया पीछे, सबने लिख लिया? आप लिख लिया भाई साहब आपने? हाईकोर्ट एलडीसी कर रहे हो क्या आप, कि सीटी कर रहे हो? कोई बात नहीं, अब बेटा लिख लिया आपने? पहली संधि कौन सी? देखो पहले हमने यही पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पहले तो संधि की परिभाषा पढ़ी है, उसके बाद में ये पढ़ा है कि संधि कितने प्रकार की होती है। पहली कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और द्विसंधि। उसके बाद में ये पढ़ा है कि स्वर संधि को कितने प्रकार की होती है। 5 में से पहला प्रकार कौन सा था? कहां से स्टार्ट करेंगे हम? आपके सामने दीर्घ स्वर संधि लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अब किसी को संधि आ रही है तो ठीक है, और नहीं भी आ रही तो ठीक है, आराम से सीखोगे। संधि स्टार्ट करने से पहले आप कुछ शब्द लिखें, वो आपको सीधी सी बात है रटने। क्या करने? रटने। बातें न करें, आराम से लिखें आप। अगर आपने ये रट लिए सीधे सीधे, दीर्घ संधि के और गुण संधि का चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल हो, लगभग आप 2 से 3 ऑप्शन सीधे सीधे कट जाएंगे, 1 से 2 ऑप्शन सीधे सीधे कट जाएंगे। रटना आपको कुछ नहीं है, केवल और केवल 6 तो बड़ी ई के रटना है और 4 छोटे ऊ के रटना है। ठीक है, अगर बड़ी ई के 6 शब्द आपने रट लिए तो पीछे बचे वो कौन सी ई के होंगे? छोटे ई के। अगर आपने छोटे ऊ के 4 शब्द रट लिए तो पीछे जितने शब्द बचे हैं वो कौन सी ऊ के होंगे? बड़े ऊ। तो जो कम है वो आप रट लें, जो ज्यादा है वो रहने दें। और जिन्होंने लिख लिया है अपनी ईमानदारी से 5-5 बार ऐसे बोल दें उदय उति उस अवसर। जैसे मान लो आप ये याद कर रहे हो, मन मन में बोल दें गीत कौन गाना, सीधी सी बात। उदय उति उस अवसर, उदय उति उस अवसर 3-4 बार बोलोगे तो आपको सीधी सी 4 तो वर्ड है, रटना ही तो है। उदय उति उस अवसर, उदय उति उस अवसर 4-5 बोलोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। तो ये काम कहाँ पर आएंगे वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप लिख लें आराम से। गलत नहीं लिखना, जैसे आप इच्छा लिख रहे हो तो इच्छा में बड़ी की मात्रा न करें, जो सामने लिखा हुआ है वही लिखें। हाँ जी, उहिनी है, उहिनी, अक्स प्लस उहिनी, अक्सोहिनी। उहिनी करता था झाड़ू। जिन्होंने गुण स्वर संधि पढ़ रखी है, आपको पता है सवेरणी अपने आप में अपवाद है, सवेरणी, और अक्सोहिणी में अपने आप में अपवाद है।
तो आप ये याद रखें कि जो दोनों की मात्राएं वो कौन सी मात्राएं होंगी। मतलब अगर ईणी आ रही है तो ई कैसी होगी, बड़ी। अगर उईने में ऊ आ रहा है तो ऊ भी कैसा होगा, बड़ा। लिख लिया। संधि में ढंग से लिख लें, कहीं पर भी आपको अलग से नहीं लिखा जाएगा, सीधे सीधे एग्जाम्पल बता दिए जाएंगे। लिख लिया। पीछे भाई साहब कॉर्नर वाले आपने लिख लिया। एक बार और देख लें, बोले ईस। अरे ले रहे बोल लो ताकि याद हो जाएगा दो, ठीक है। ईस ईश्वर, इप्सा इक्सा, इक्सक ईरिणी, उद्दे उक्ति उषा उषण, उद्दे उक्ति उषा उषण, ईस ईश्वर, इप्सा इक्सक, इक्सा ईरिणी। सीधी सी बात है, इनके लिखाने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपको संधि विच्छेद पूछेगा, रविंद्र का संधि विच्छेद बताइए, ठीक है। अब आपको ये तो पता है रवि प्लस इंद्र है, ठीक है, लेकिन वो रविंद्र ही चारों ऑप्शन में रविंद्र हो तो फिर क्या होगा। पहला ऑप्शन मान लो आपको ये दे दे, रवि प्लस रवि प्लस रवि प्लस और रवि प्लस। अब चारों में ही तो रवि है, चारों में ही क्या है। लेकिन आपको अगर इनमें से ये आ रहा है कि इंद्र की मात्रा है, ई की मात्रा कैसी होगी, हमेशा छोटी होगी, तो मतलब देखो प्लस के बाद में यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी प्लस के बाद में बड़ी मात्रा थी, ये भी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ई की मात्रा छोटी है, यहाँ पर भी की मात्रा छोटी है। अगर चार ऑप्शन आए हैं तो दो तो आपने काट ही दिए सीधे सीधे। और किसके बेस पर काटे हैं कि इंद्र की मात्रा हमेशा और हमेशा किस प्रकार की होगी, छोटी। अब अगर आपको पता है कि रवि किस प्रकार से लिखा जाता है तो आपका उत्तर सही होता है। अब चार ऑप्शन दे दे, मान लो चारों में तीन तो ये दे दे और फिर एक रविंद्र का दे दे, उस समय तो आप सही कर देते हो। लेकिन चारों ऑप्शन में क्या हो, रविंद्र हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आप ये रटें, जैसे मान लो आपको पूछ ले कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा, कपी प्लस ईस। ईस तो पता है, लेकिन आप जब एग्जाम में जाओगे तो वहां पर चारों ऑप्शन में क्या होगा, ईस 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 ईस। अब दो ऑप्शन तो आपके कट ही जाएंगे, क्योंकि हमेशा और हमेशा एक ही मात्रा कैसी आएगी, बड़ी। कैसी आएगी, बड़ी। ये इसलिए लिखा गया ताकि आप दीर्घ संधि पढ़ने से पहले इन्हें याद कर लें, रट लें, ताकि संधि में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल पूछा जाएगा, जलोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, जल प्लस उर्मी। अब उर्मी तो सबको पता है उर्मी होगा, लेकिन उर्मी में उ की मात्रा छोटी होगी बड़ी होगी। मात्राएं केवल और केवल मात्राएं आपको याद करनी है कि अगर उर्मी लिखा जा रहा है तो पहले उ की मात्रा छोटी है बड़ी है, बड़ी है। अगर पहले आप उद्य लिख रहे हो तो उद्य में छोटी आती है बड़ी आती है, छोटी आती है। इस प्रकार के प्रश्न पटवारी और ग्राम सेवक में पूछ जा चुके हैं, और डीपली प्रश्न पूछ जाते हैं, क्योंकि जो पहले बार पढ़ते हैं उनको यही पता होता है कि जगदीश का जगत प्लस ईश होगा, रविंद्र का रवि प्लस इंद्र होगा, लेकिन ये भूल जाते हैं वो एग्जाम में जाकर इंद्र कौन सा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा। तो आप ये ध्यान रखें, एक तो ईश और ईश्वर इनको आपको याद करना है किसी भी हालत में, याद तो वैसे सबको ही करना है, ईश और ईश्वर ज्यादा पूछा जाता है। तो आप ये याद ध्यान रखें, जो ईश है उसे क्या बनना है, ई से क्या बनना है, ईश्वर। और दो हो जाते हैं, दोनों की मात्रा कैसी होगी। और लेकिन शब्द एक और क्या है, इंद्र में हमेशा एक की मात्रा कैसी होगी, छोटी। माता बैठो तो, और वो अरे सीधी सी बात है भाई साहब, ईस में एक की मात्रा कैसी होगी, ईस ईश्वर इप्सा इक्सा इक्सक और ईरिणी। ईरिणी का ध्यान रखें, इससे आप एक अपवाद भी सीखोगे। अब अपवाद दो, एक तो ईरिणी से भी अपवाद बनेगा और एक उइनी से भी अपवाद बनेगा। दोनों ही अपवादों में मात्रा कैसी आएगी, बड़ी आएगी। सीधी सी बात आप यही ध्यान रखें कि अपस्वयनी हो चाहे सवेरेणी हो, मात्राएं ई और उ की पूछे तो मात्रा कैसी आएगी, बड़ी आएगी। जो पूछूं मैं बताइए, इस इक और इक में से सही कौन सा, मैडम जी आप बताएं। हाँ, फर्स्ट वाला। आगे वाले बताइए मैडम जी, इन दोनों में से सही कौन सा है,
रुको थान तो आ रहे मन ध्यान है मन बता पहले वाला कन्फर्म। मन मन में सोचे इन दोनों में से इच्छा सही कौन सा बेटा जी आप बताएंगे। बाद में वाला इनमें से सही कौन सा है आगे बताएंगे। फर्स्ट वाला एक बार और सोच लें आप। अब सही कौन सा इनमें से सेकंड वाला। सही कौन सा है फर्स्ट वाला। इनमें से सही कौन सा है बेटा जी आप बताएं। नहीं इनमें से दोनों में से बताना सही कौन सा है। क्या दोनों सही है क्या। दोनों ही क्या है। हाँ उद्यम में भी छोटा हुआ आएगा और उक्ति में भी छोटा हुआ है। रिसा किन बड़ा हो तो कोई बात नहीं। कॉर्नर वाले भाई साहब बताएं पीछे से कि इन दोनों में से सही कौन सा गलत कौन सा है या फिर दोनों सही है कि दोनों गलत बताएं। पहले वाला क्या है तो बाद में वाला सही है गलत है। ये हार्ड क्यों नाड़ क्यों हिलाओ बताओ तो सही है गलत है। सही है। उनके पास वाले भाई साहब ये बताइए आप उष्मा में वो की मात्रा बड़ी आएगी कि छोटी आएगी। उष्मा में बड़ी आएगी। फिर ऊर्जा में बड़ी उष्मा में अगर बड़ी आती है तो ऊर्जा में बड़ी आएगी कि छोटी आएगी है। ऊर्जा में बड़ी आएगी छोटी नहीं आएगी कंफर्म। ऊर्जा और उष्मा उष्मा में क्या आएगी। उष्मा में तो हमेशा छोटी आती है और ऊर्जा और उष्मा दोनों क्या आएगी बड़ी आएगी। एक शब्द आप पढ़ते हो 9 प्लस उड्डा नवोडा। इसमें उड्डा की मात्रा बड़ी आएगी कि छोटी आएगी। और ऊन में जैसे आप संधि विच्छेद करते हो कि नी प्लस ऊन न्यून है उस ऊन में ऊ की मात्रा छोटी आएगी बड़ी आएगी। बड़ी आएगी। उर्मी में ऊ की मात्रा छोटी आएगी बड़ी आएगी। बड़ी। उर्मी का अर्थ क्या होता है लहर तरंग विच्ची और हिलोर। अभी तक केवल और केवल ने अपने ये पढ़ा है कि संधि क्या होती है। संधि की परिभाषा पढ़ी है। संधि के कितने प्रकार होते हैं 3 प्रकार होते हैं स्वर संधि व्यंजन संधि और विसंधि। उसके बाद में स्टार्ट किया था स्वर संधि। स्वर संधि कितने भेद होते हैं 5। पहला है दीर्घ दूसरा है गुण तीसरा वृद्धि चौथा पांचवा। उसमें से अपन ने पहला स्टार्ट किया था और पहले पढ़े थे उससे पहले मात्राएं पढ़ी थी जैसे उद्दय उक्ति उषा और उष्ण। इन चारों की मात्राएं कैसी होगी छोटी। उर्मी ऊर्जा उर्मी और ऊर्जा उष्मा ऊ है उड्डा ऊन और उहिनी। लास्ट में अपन ने ये भी पढ़ा था ना उहिनी। अभी इन उहिनी में भी ध्यान रखें आपको जब देखा प्रश्न ये पूछेगा कि अक्षोहिणी ठीक है। प्रश्न ये पूछेगा कि अक्षोहिणी शब्द सही कौन सा है। अब अगर आपने केवल आपको ये पता है कि x प्लस उइनी होता है लेकिन ये पता नहीं कि उइनी कौन सा होता है तो आप क्या मात खा जाओगे 2 नंबर ग्राम जाप रेसी। इन दोनों में से सही कौन सा है। आप ये ध्यान रखें कि 2 पवाद होते हैं एक तो सवेरिणी 100 प्लस ईरिणी होता है और अक्षोहिणी में x प्लस उइनी होता है। दोनों की मात्राएं क्या होती है समान होती है। दोनों की मात्राएं समान होती है। पहले देखो यहाँ पर बड़ी है तो यहाँ पर भी बड़ा हूं दोनों में छोटे की मात्रा दोनों में बड़े की मात्रा। अब बढ़ते हैं दिक् स्वर संधि। अगर आपको ये 11 का विभाजन करना आ गया तो 500 के 500 संधि या कलेर है। संधि या कलेर होने का मतलब क्या है जैसे दीर्घ संधि का रूल क्या होता है कि प्लस के पहले या तो क्या होगा है प्लस के बाद में क्या होगा। मतलब देखो ओब्लिक भी लगा सकते हो एक ही बात है
प्लस के पहले ए हो या आ हो, और प्लस के बाद में भी ए हो या आ हो। प्लस के पहले ई हो या ई हो, प्लस के बाद में भी ई हो या ई हो। प्लस के पहले ऊ हो या ऊ हो, और प्लस के पहले बाद में भी ऊ या ऊ। कहने का मतलब यही है कि अगर आपको दीर्घ स्वर संधि समझनी है तो केवल और केवल ये 3 विभाजन करने आ गए तो क्या सही हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। प्लस के बाद में और प्लस के पहले समान स्वर होने चाहिए। समान स्वर का मतलब क्या है, प्लस के पहले ए या आ में से कोई एक होगा, और प्लस के बाद में भी ए और आ में से कोई एक होगा। प्लस के पहले ई और ई में से कोई एक होगा, और प्लस के बाद में भी ई और ई में से कोई एक होगा। प्लस के पहले ऊ और ऊ में से कोई एक होगा, और प्लस के बाद में भी ऊ और ऊ में से कोई एक होगा। जो स्वर संधि की 5 संधियां हैं, अगर आप ढंग से सोचोगे तो इस एक लाइन पे पूरी आधारित है। आधारित किस प्रकार है, देखो पहले आपने संधि कौन सी पढ़ी है, कौन सी पढ़ोगे आप। इसमें रूल क्या है कि प्लस के पहले ए या आ हो, ई या ई हो, ऊ या ऊ हो, और बाद में भी ये होने चाहिए, तो संधि कौन सी हो जाएगी। प्लस के पहले देखो ए और आ भी हो सकता है, ई और ई भी हो सकती है, और ऊ और ओ भी हो सकता है। प्लस के बाद में देखो, अब तक हम यहां पर चल रहे हैं, ये प्लस के पहले हो सकता है। दूसरा संधि कौन सी आएगी, उसमें प्लस के पहले क्या होगा, है या। अब दीर्घ संधि आप ऊ तक ले आए हो तो इसको भी ध्यान रखें। प्लस के पहले देखो दीर्घ स्वर संधि में तो प्लस के पहले ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता, मतलब यहां तक हो सकता है, ए आ ई ऊ और ऊ। लेकिन जब आप गुण संधि पढ़ रहे हो, दूसरी संधि हम पढ़ेंगे गुण संधि, उसमें प्लस के पहले तो क्या होगा, ए और आ, और बाद में क्या होगा, ई ऊ और री, ई ऊ और। दीर्घ स्वर संधि में प्लस के बाद में समान स्वर होते हैं, ठीक है। और गुण संधि में ए और आई होता है, प्लस के पहले क्या नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और री नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यही है कि अगर प्लस के पहले ई ऊ री आ रहा है तो वहां पर कौन सी संधि नहीं होगी, कौन संधि नहीं होगी। कौन बैठे हो ढंग मन लागे था, कौन समझ पाई ने, झूठिया मत करो। पहले संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, इसका रूल क्या होता है कि प्लस के पहले ए या, तो प्लस के बाद में भी क्या होगा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आ की मात्रा बन जाएगी। दूसरा क्या है, प्लस के पहले ई या बड़ी या हो, प्लस के बाद में भी ये आपस में मिलकर क्या बन जाएगी, प्लस के पहले प्लस के बाद में ये आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे। ये 3 का ही निर्माण करना है। अगर आपको 3 का निर्माण करना आ गया तो कौन सी संधि कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो ए आ ई ऊ का मतलब क्या है। मान लो पहला उदाहरण कौन सा आपके सामने, देशाटन। अब आप ये सोचें कि इस संधि में ए आ मिलकर कौन किसका निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर आ की मात्रा कहां पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगी, संधि होगी। यहाँ पर पहले शब्द क्या है, आगे क्या होगा, आटन नहीं होगा, देखो देश होगा एक, तो एक क्या होगा, अटन का मतलब होता है भ्रमण करना या घूमना, एक ही बात है। इस देश अटन का संधि विच्छेद क्या हो गया, देश प्लस अटन। देखो इस सह में क्या मिला हुआ है, क्योंकि पूरा सह जब भी होगा जब इस सह में क्या मिला होगी आप, यहाँ पर क्या है, केवल और केवल क्या है, देखो प्लस के पहले तो जो सह में ए मिला हुआ है और प्लस के बाद में क्या है, अपन ने यहाँ पर पढ़ा है कि प्लस के पहले क्या हो सकता है और प्लस के बाद में भी क्या हो सकता है। ये दोनों मिलकर आपस में बनेंगे क्या, मतलब इन दोनों से किसका निर्माण होगा, और आ की मात्रा हमेशा और हमेशा क्या होती है भाई। आ तो आप इस प्रकार तो लिखते हो, लेकिन आ की मात्रा कैसे लगाओगे, इस प्रकार। तो देखो देश का तो देश है, आ की मात्रा 2 होती है, सॉरी, देश का तो देश है, और अटन देश प्लस अटन देश अटन क्या, यहाँ पर किसकी मात्रा आएगी, आ की मात्रा आएगी। चाहिए मान लो मात्रा कोई सी मानो, बात यह है कि आपको मात्रा किसी करनी है भाई। एक तो ये है, इसमें एक की मात्रा है कि नहीं है, और एक ये है, इसमें किसकी मात्रा है, आ की, मतलब आ की मात्रा क्या है, यही है। समझ में बैठे हो, कौन बैठे हो अड़ंग और भी।
कौन बैठे वाले। पहला एग्जाम्पल क्या है, देशाटन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखो आपको ये पता है कि ए और ए मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। अब आप ये सोचें कि एग्जाम्पल में आ का निर्माण कहां पर हुआ है। यहाँ पर देखो आ की मात्रा दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर आ की मात्रा दिखाई दे रही है, यहाँ पर आ की मात्रा दिखाई दे रही है। इसका मतलब जहां पर आ की मात्रा है वहां से शब्द क्या होगा, अलग अलग होगा, शब्द के क्या होंगे, टुकड़े होंगे। देखो देश शब्द, पहले आपको देश दिखाई दे रहा है, आ का निर्माण हुआ है, पीछे क्या बचेगा। अब आप देखते हो तो आटन बोलते हो, ठीक है, आटन बोलते हो, लेकिन अलग अलग शब्द क्या होता है, देश प्लस अटन। अब ये किस प्रकार अटन होता है, आटन होता है, ये तो आप खुद जब पढ़ोगे किताब में से जब आपको पता चलेगा कि अटन ने क्यों और आटन ने क्यों, ठीक है। आगे शब्द कौन सा है, रामायण। देखो रामायण में यहाँ पर आग का निर्माण हो रहा है, इस साइड कौन सा शब्द रह जाएगा, राम प्लस, अब बताओ अयन होगा, अयन होगा। यहाँ पर आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है, लेकिन मात्रा किसकी आएगी। अब देखो यहाँ पर आ क्यों आया, क्यों आ कि यहाँ पर चाहे प्लस के पहले ए हो या प्लस के बाद, प्लस के पहले आ हो, प्लस के बाद भी चाहे ए हो और प्लस के बाद भी चाहे आ हो, ये जब आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, आ का निर्माण ही होगा, ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखो मैम में किसकी मात्रा है, भाई कोई भी आप वर्ण पूरा लिख रहे हो, जैसे मान लो कै पूरा लिख रहे हो, तो इसमें क्या मिला हुआ है, कै प्लस ए मिला हुआ है। तो यहाँ पर मैं पूरा दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से ए निकालोगे, इसका मतलब ये है कि मैं तो आधा रह गया और ए क्या हो गया, अलग हो गया। आगे प्लस के बाद में देखो ये ए का ए यहाँ पर आ गया, ये ए और ए मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तो देखो रा का तो रा है ही, ठीक है। मैं इतनी देर हलंत था, अब मात्रा किसकी लगानी है, आ की मात्रा लगाओगे तो ये हलंत हट जाएगा, और मात्रा किसकी लग जाएगी, आ की। आगे यन है तो ये और न का न हो जाएगा, राम प्लस अयन का रामायण होता है। अब न क्यों होता है ये आप पढ़ोगे व्यंजन संधि में, ठीक है। इस प्रकार की मतलब रामायण शब्द को व्यंजन संधि का उदाहरण मानते हैं। कभी भी आपको पूछे कि रामायण शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन संधि करनी है, दीर्घ स्वर संधि करनी है, व्यंजन संधि नहीं करनी, ध्यान रखें। जैसे दक्षिणायन का होता है ना, दक्षिण प्लस अयन, अयन का क्या हो जाता है, अयन हो जाता है, राम प्लस अयन क्या हो जाएगा, रामायण। आगे क्या है, मेघावली, यहाँ पर आग का निर्माण हुआ है, मतलब आई से शब्द अलग होगा, दो टुकड़े होंगे। आज से पहले क्या है, मेघ, और आगे क्या है, अवली। दो बात आप सीधी सीधी रट लें, एक शब्द क्या होता है, अवली, और एक शब्द क्या होता है, अंजलि। शब्द क्या होता है, अंजलि। इस अवली का अर्थ क्या होता है, कतार या लाइन। क्या होता है, कतार या लाइन। ध्यान ध्यान, तो 8वीं क्लास में थे पढ़ता, दीपावली सर जी कहता दीपावली को लेख लिख जाती है, ठीक है, और ते दीपावली शब्द गलत लिखता और जार स्कूल में जूत खाता, खाता कौन खाता। उसका मतलब क्या है कि अवली का अर्थ क्या होता है, लाइन। दीपावली में देखो दीप तो इस प्रकार लिखा जाता है, आगे क्या होगा, अवली। इस अवली का अर्थ क्या होता है, लाइन। और दीपावली का अर्थ क्या, दीपावली में आप इस दीप का अर्थ क्या होता है, दिया या दीपक, दीपकों की लाइन लगाते हो कि नहीं लगाते हो। तो मतलब इस दीप का अर्थ क्या हो गया, दीपक, और अवली का अर्थ क्या होता है, लाइन या कतार। अवली में आपको यही ध्यान रखना है, दीपावली शब्द शब्द शुद्धि में भी पूछा हुआ है, अवली में ली की मात्रा किस किस प्रकार आएगी, और अंजलि में हमेशा और हमेशा ली की मात्रा कैसी आएगी, छोटी। जिस प्रकार के आपको पूछा जाएगा कि गीतांजलि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है, संधि विच्छेद पूछे तो लिखी मात्रा तो छोटी छोटी आएगी, लेकिन शब्द शुद्धि पूछ ले उस समय भी ध्यान रखें आप, अवली में हमेशा और हमेशा अवली की लिखी मात्रा कैसी आएगी, लेकिन अंजलि में लिखी मात्रा कैसी आएगी, छोटी। देखो मेघ प्लस अवली, यहां पर देखो अगर आ का निर्माण हो रहा है और आगे व और ली बचे, तो वहां पर आप अवली न करें, क्या करें, अवली। यहाँ पर देशाटन का संधि विच्छेद क्या पढ़ा था, देश प्लस अटन। रामायण का क्या पढ़ा है, राम प्लस अयन। मेघावली में क्या पढ़ा है, मेघ प्लस अवली। प्राधीन में क्या पढ़ा है, पर प्लस अधीन होगा, परा प्लस अधीन होगा। यहाँ पर बताएं पर होगा कि परा होगा, कभी भी परा नहीं करना है, एग्जाम में पूछा हुआ है उपसर्ग में, ठीक है। पराधीन क्या होगा, पर प्लस अधीन। अब मान लो जो मैंने आपको पहले बताया है अधीन, ठीक है, पूछूं वही बताइए, पूछूं वही बताए, आपस में करना मत बोलो।
इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? कोई एक सही है इनमें से। पहले तो आप बताएं, ई की मात्रा छोटी आएगी बड़ी आएगी? छोटी आएगी। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो डिलीट वैसे हो ही गए भाई, दोनों में बड़ी की मात्रा है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ई की मात्रा हमने शुरू में पढ़ी है, चाहे इन हो चाहे यू हो चाहे इक हो चाहे इच्छा हो चाहे इंद्र हो, सभी की मात्रा कैसी होगी? छोटी होगी। अद्धि एक तो, और ये अद्धि होता है, हमने जब आप उपसर्ग पढ़ोगे उसमें ये भी पढ़ेंगे कि जितने भी उपसर्ग है हिंदी के, उनकी मात्राएं कैसी होती है? छोटी। इनमें से कौन सा हो जाएगा? अब देखो इनमें भी, इसमें संधि कौन सी है? प्लस के पहले क्या आ रहा है, प्लस के बाद में क्या आ रहा है? मतलब जहां पर प्लस के पहले वही आए, प्लस के बाद में वही, तो उस समय कौन सी संधि होती है? इतनी दूर लिखे आप। पहले आप दीर्घ संधि लगाए, उसके बाद में तीन नियम लिखे कि प्लस के पहले ए या आ और प्लस के बाद में ए और, या इनके कोष्टक में आप ये भी लिख लेना कि जहां पर समान स्वर मिले। समान स्वर का मतलब क्या है? यहाँ पर भी देखो ए और आ है, इसी के समान कौन सा है? ए और आ। यहाँ पर भी ई और ई है, यहाँ पर भी ई और ई है, यहाँ पर भी ऊ और ऊ है, यहाँ आगे भी ऊ और ऊ है। देश और अटन हमने ये पढ़ा है, देश प्लस अटन। रामायण का क्या होगा? मेघावली का क्या होगा? पराधीन का क्या पढ़ा है? पराधीन में परा प्लस अधीन न करें, क्या करें? पर। कोष्टक में परा लिख कर इसको आप गलत कर लें, कोष्टक में परा लिख कर इस पर क्रॉस फेर लें आप। लिया पीछे। देखो यहाँ पर कपि प्लस ई से ई की मात्रा बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? इसमें ए की मात्रा छोटी आएगी बड़ी आएगी? सीधी सी बात, हमने ये पढ़ा है कि प्लस के पहले ए या आ और प्लस के बाद में भी क्या होगा? ए और आ हो तो क्या बन जाएगा? आ। देखो यहाँ पर देखो, प्लस के पहले क्या है? ए की मात्रा है, प्लस के बाद में भी क्या है? यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर प्लस के पहले क्या है? प्लस के बाद में,
यहाँ पर क्या बना है, प्लस के पहले क्या है, प्लस के बाद में क्या है, यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर प्लस के पहले क्या है, प्लस के बाद में क्या है, क्या बना है। अब देखो यहाँ पर प्लस के पहले क्या है तो प्लस के बाद में भी क्या है। जब प्लस के दोनों ओर समान सवर हो तो वहां पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। और दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। अब आप सोचो इस दीर्घ का मतलब भी जब बड़ा होता है तो मात्राएं भी कैसी होगी, बड़ी। मतलब कोई सी भी मात्राओं का निर्माण होगा बड़ी किस प्रकार की, देखो प्लस के पहले दोनों में से कोई सी भी ई हो और प्लस के बाद में भी कोई से भी ई हो, लेकिन निर्माण किस ई का होगा, बड़ी ई का। देखो यहाँ पर प्लस के पहले छोटी ई है और प्लस के बाद में, लेकिन यहाँ पर निर्माण किस ई का हुआ है, बड़ी ई का। यहाँ पर प्लस के पहले प्लस के बाद में निर्माण किसका होगा, किसका हुआ है। समझ में आयो, ईमानदारी बताओ, पड़ोसी की सोगन गवाही हो को नहीं। बात न करें, एक बार देखिए बोर्ड की तरफ। आप आगे देखो शब्द आपके सामने लिखा हुआ सवार्थ। अब आप सोचें, देखो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है, मतलब प्लस के दोनों ओर क्या होगा, या तो ए या होगा या क्या होगा, आ होगा। अब आप खुद सोचें, जब आप टुकड़े कर रहे हो तो दोनों का क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। चाहे आपको अर्थ नहीं आता होगा लेकिन अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। अब सवार्थ में इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, 100 प्लस आपका क्या है ना, मारो तो सवार्थ पूर्वक हो। इस 100 का अर्थ क्या होता है, खुद या स्वयं। यहाँ पर देखो किसका निर्माण हुआ है, आ का निर्माण हुआ है। इसका मतलब संधि कौन सी है, दीर्घ है, क्योंकि दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। बड़ा होने का मतलब ये है कि या तो आ का निर्माण होगा या ई का निर्माण होगा या ओ का निर्माण होगा। यहाँ पर आ का निर्माण हुआ है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अक्ष प्लस अंश। परमार्थ है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर देखो आ का निर्माण हुआ है, मतलब टुकड़े आ से होंगे, एक तो आ की इस तरफ हो जाएगा और एक आ के उस तरफ हो जाएगा। यहाँ पर पहली बात तो कभी भी ये ध्यान रखें आप है कि परम में मैं के क्या नहीं आएगा। परमार्थ में आपको परम में मैं का नीचे हलंत लगाए दिख जाए तो सो पहले भटे जाओ थे, ठीक है। लेकिन परमार्थ का जब भी आप संधि विच्छेद करते हो तो मैं की मात्रा क्या होगी, पूरी, और आगे क्या आएगा। आगे देखो गिरिंद्र, गिरिंद्र और गिरीश काफी बार पूछा हुआ है। अब आपको ये तो मैंने बता दिया कि प्लस के बाद जो इंद्र लिखा हुआ है इसमें ई की मात्रा कैसी होगी, छोटी। लेकिन जो पहले वाले हैं, जो गिरी किस प्रकार लिखा जाएगा, कपि किस प्रकार लिखा जाएगा, किताबें आप जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा किस प्रकार लिखा जाएगा। दूसरी बात देखो, एक तो क्या होता है और एक क्या होता है, गिरी और गिरी शब्द होता है। ये आपके सिलेबस में भी है, सीईटी वालों की भी है, हाईकोर्ट एलडीसी में भी है। यहाँ पर एक की मात्रा कैसी है, यहाँ पर एक की मात्रा कैसी है। इस गिरी का अर्थ क्या होता है, पर्वत या पहाड़ या चोटी। तो इस गिरी का अर्थ क्या होता है, बीज का बुद्धा। अब आप सोचें गिरिंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है, गिरिंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है। जब आप खुद कह रहे हो कि पर्वत का पर्यायवाची है तो री की मात्रा छोटी लगाओगे एक बड़ी लगाओगे, छोटी। तो यहाँ पर री की मात्रा किस प्रकार आएगी, छोटी। और इंद्र में मैंने आपको पहले बताया कि इंद्र में तो हमेशा एक की मात्रा छोटी और ईश और ईश्वर में बड़ी। तो इंद्र में एक की मात्रा छोटी। अब यहाँ पर भी देखो छोटी ही है और आगे भी छोटी है। चाहे यहाँ पर बड़ी होती चाहे यहाँ पर बड़ी होती, कोई सी भी होती, प्लस के दोनों ओर समान सवर हो। समान का मतलब इस साइड भी ई और बड़ी में से कोई एक हो और प्लस के बाद में भी ई और बड़ी में से कोई एक हो, निर्माण किसका होगा, बड़ी का। क्योंकि संधि कौन से पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि, और दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। यहाँ पर प्रतीक शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस एक। प्रति में ती की मात्रा छोटी। हिंदी के जितने भी उपसर्ग होते हैं, प्रति, अधि, अभी, परि, सम, जो भी मान लो, अभी कोई भी हो, अपी हो, एक की मात्रा कैसी होगी, छोटी। प्लस के बाद में क्या आएगा, और एक में एक की मात्रा कैसी होगी, छोटी। जब आप सीधे घर पर पढ़ोगे, मान लो आपने सीधे किताब खोली तो वहां पर किसी भी किताब में यह नहीं लिखा हुआ है कि एक की मात्रा अलग लिख दी,
उसमें उठा उठा के मैंने एक जगह किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लो हमने उस समय दीर्घ संधि स्टार्ट की थी, उस समय ये जाना था कि उर्मी में ऊ की मात्रा बड़ी होती है, तो अब याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? और ते गजार अपने आप ही खुद पढ़ता कि गिरी प्लस उर्मी या प्लस कुछ ही मान लो प्लस के बाद में उर्मी लगा था, तो उर्मी के भी टाइम एक बार तो याद है चीज, लेकिन बाद में भूल जाता। उर्मी में ऊ की मात्रा कैसी होगी? और इसमें ईश्वर में, इरिणी में, उइनी में, उषा में, उष्मा में, ऊर्जा में। अब यहाँ पर देखो परि प्लस इक्सा, परि एक हिंदी में उपसर्ग है। आपको ये पता है कि मान लो उपसर्ग की मात्रा हमेशा और हमेशा छोटी, तो री में तो आप छोटी लगा दोगे। अब ऑप्शन में ये आएगा कि परि प्लस इक्सा में इक की मात्रा बड़ी होगी कि इक की मात्रा छोटी होगी? अब बड़ी होगी, हमने पहले जाना है कि इक्सा हो चाहे इक्सा को मात्रा कैसी होगी? बड़ी। तो आप बिना सोचे समझे इक्सा को तो काटें, और सही कौन सा होगा? बड़ी। अब देखो एक तो ये परीक्षा होता है जिसमें री की मात्रा क्या होती है? बड़ी, और एक री की मात्रा क्या होती है? छोटी। और अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 तक आप ये लिखता था ना, अगर याद है तो। ठीक है, ये परीक्षा तो आप जब क्लास 8 में थे उसके बाद में लिखना सीखा है। पहले आप ये परीक्षा लिखते थे, इसका अर्थ क्या होता था? कीचड़। क्या होता था? कीचड़। जबकि इस परीक्षा का अर्थ क्या होता है? इम्तिहान या जांच। ठीक है, लिखता कौन लिखता? क्योंकि भुगत को यहाँ पर। ठीक है, परीक्षा में देखो री की मात्रा जहां पर छोटी होती है इसका अर्थ क्या होगा? लेकिन री की मात्रा बड़ी है, इसका अर्थ क्या होगा? इम्तिहान या जांच। और जिस परीक्षा में ई की मात्रा बड़ी होती है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस इक्सा। और इक्सा हो चाहे इक्सा को मात्रा हमेशा एक ही कैसी होती है? बड़ी। अब देखो गिरीश, आपने पहले पढ़ा है कि गिरी का अर्थ क्या होता है, और नीचे वाले गिरी का अर्थ क्या होता है? बीज का बुद्धा। अब गिरीश किसका पर्यायवाची शब्द है? गिरीश किसका है? शिव का है कि नहीं? शिव का है कि नहीं? अब आप सोचें शिव पहाड़ पर रहते थे कि नहीं रहते थे? मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं पहाड़ की बात हो रही है या पर्वत की बात हो रही है। पर्वत किस गिरी का अर्थ होता है? तो यहाँ पर भी कौन सी गिरी आएगी? छोटी। और आपने अपनी ईमानदारी से बताओ, ई इसमें छोटी होती है बड़ी होती है, याद है कि नहीं है? याद है, तो इसमें कौन सी मात्रा आएगी? अब देखो वापस यहाँ पर भी देखो रजनीश है। अब ये आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पर एक ही मात्रा आएगी, और रजनी यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। अगर जहां पर आग का निर्माण हो रहा था तो वहां से टुकड़े हो रहे थे, अब यहाँ पर एक का निर्माण हो रहा है तो वहां से टुकड़े होंगे। ठीक है, रजनी प्लस इस, अब बताओ रजनी में एक की मात्रा छोटी होगी बड़ी होगी? भाई आपने गिरी में मात्रा छोटी कर दी, कपि प्लस ईस में कपि की मात्रा छोटी कर दी, लेकिन यहाँ पर शब्द क्या है? रजनी। अब रजनी में एक की मात्रा छोटी होगी बड़ी होगी? अब ये ई की मात्रा बड़ी क्यों हुई? क्योंकि आपको एक ही याद रखना है कि स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम में उनकी मात्राएं कैसी होती है? चाहे आप रजनी नाम लिख दो, चाहे आप क्या लिख दो, मही नाम लिख दो, चाहे क्या लिख दो, नदी लिख दो। अरे स्त्रीवाचक तो जानो ने। रजनी लिखोगे तो ई की मात्रा कैसी आएगी? नदी लिखोगे तो ई की मात्रा कैसी आएगी? और मही लिखोगे तो ई की मात्रा कैसी आएगी? देखो तीन तो याद रखनी है। अब आप श्री लिख दो, जैसे श्री में भी ई की मात्रा कैसी आएगी? बड़ी। रजनी लिखो चाहे नदी लिखो चाहे मही लिखो चाहे श्री लिखो, ई की मात्रा कैसी आएगी? बड़ी। उसी प्रकार जब आप ऊ वाले देखोगे तो उसमें भी दो तीन आएंगे, जैसे सरयू, भू। और कहने का मतलब यही है कि मान लो आपको ये दे दिया कि रजनी प्लस ईस, रजनीश का संधि विच्छेद हो, आपको सही बताना है कि इनमें से सही कौन सा। ठीक है, जब चारों ऑप्शन रजनीश के आ जाए, जरा ढाबा चौक हो जाए वहां पर, चारों में से सही कौन सा है बताइए? कौन सा है? तो पहले वाला आपने क्यों बताया, दूसरे वाला क्यों नहीं बताया? बताइए। क्योंकि आपको यह पता है कि स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम की मात्राएं कैसी होती है? बड़ी। और वो स्त्रीवाचक संज्ञाएं उनमें से मुख्य मुख्य संधि में कौन सी पूछी जाती है? एक तो रजनी, एक नदी, एक मही और एक
सरी। और भी होती है लेकिन मुख्यतः आपको संधि में यही पूछी जाती है। अभी यहाँ कोने के 4 रट में लेकर 1000 और भी देख जो, सीधी सी बात है, ठीक है। और ऊ की मैंने मात्राएं बताई है कि एक तो सरयू आप शब्द लिखते हो तो ऊ की मात्रा कैसी आती है, एक जब आप भू लिखते हो तो, और एक आप जब समूह शब्द लिखते हो तो ऊ की मात्रा कैसी आएगी, बड़ी। ये बड़ी की मात्राएं इनको आप ध्यान रखें। एग्जामिनर पहले तो छोटी की मात्राएं लिख पूछता था, आजकल कौन सी पूछता है, बड़ी। आगे देखो शब्द कौन सा है, पहले आप यहां तक लिखें, यहां तक लिखे पहले आप। कॉपी था कि कॉपी है ना, भी ऊपर आती सी जगह छोटी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखें, ये लिख लें, रजनी, नदी, महेश्वरी, सरयू, भू और समूह, ताकि आप जितनी बार पढ़ोगे आपको सीधे सीधे शब्द याद रह जाएंगे। ये तो लिखने ही है, इसके साथ ये और लिखते जाए, जहां जहां पर भी आपको जगह मिले जो आप ये शब्द पढ़ रहे हैं इनको भी आप एक साथ लिख लें। जैसे गिरी गिरी, परीक्षा परीक्षा, क्योंकि ये शब्द अपन को 10 दिन बाद में वापस पढ़ने हैं। समझ में तो आ रहे हो ना? अगर समझ में नहीं आ रहे हो है तो मत लिख जो, पहले पूछ जो और बाद में लिख जो, सीधी सी बात है। ले रहा हूँ केवल बाद में कहते घटो आयो पढ़ा रहे जो कि समझ में होना हो, हम तो बढ़िया सीधो सीधो साफ कह दे रहा हूँ बस। परम जो शब्द है इसमें हलंत की मात्रा नहीं आएगी, ध्यान रखना। हाँ जी, दीर्घ संधि में परम में गलत है, वो परम गलत है। जैसे आप पढ़ोगे परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, तो वहां पर भी परम में क्या आएगा, हलंत नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसलिए मैंने बताया क्योंकि परम पूज्य महाराज ये लिखे देखते हैं ना, तो वहां पर मैं के नीचे आप क्या देखते हो, हलंत देखते हो, लेकिन संधि में क्या नहीं आएगा, क्योंकि देखने वाली चीज सही नहीं होती है। बारात शब्द शुद्ध होगा कि बारात होगा, कहना भाई छोरे की बारात आएगी, बारात आएगी, बारात आएगी। गांव में जी बोलना वही शब्द सही है, बारात आएगी, बारात को नहीं आएगा। हमेशा हमेशा बारात शब्द शुद्ध होता है, बारात आग की मात्रा बेपर नहीं आएगी, कहने का मतलब यही है। और पूछा हुआ शब्द है बारात, क्योंकि जो हिंदी मीडियम की लड़कियां होती हैं वो बोलती है ऐसे नाटक कर करके, वापिस आ जा, अरे वापिस कहाँ आ जा, वापस सही हुए, वापिस के देख लिया। लिख लिया, पीछे भाई साहब आपने लिख लिया, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो थोड़ा। बातें कर रहे हो उससे अच्छा तो है एक बार वो मात्राएं देख लो ताकि याद रह जाए और सीटी में काम आ जाए। सारी मारी तो बच्चे ही कर लीजिए। एक आपने ऊपर कपीस शब्द पढ़ा है, कपीस पढ़ा है, कपीस भी दो शब्द होते हैं, जो लिख रहे हैं वो तो लिखें, जिनका पहले पढ़ा है वो बताएंगे। एक कपीस में एक की मात्रा बड़ी आती है, एक कपीस में पी की मात्रा। बड़ी वाली क्या हो जाएगा भाई, ईस का मतलब क्या होता है,
भगवान, और कपि का मतलब क्या होता है? बंदर। पर बांदरो तो जानो ने, बांदरों का भगवान कौन होता है? हनुमान। मतलब जिसमें एक की मात्रा बड़ी है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हनुमान। इसमें छोटी है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बादामी या बुरा। बुरा या बादामी, एक ही बात। देख लिया? अब देखो, एक शब्द आपके सामने अनुदित शब्द है, उपसर्ग में भी प्रश्न पूछा जा चुका है और संधि में भी पूछा जा चुका है। ये बताएं, यहाँ पर अन उपसर्ग होगा, अनु होगा? सीधी सी बात है, देखो मात्राएं कहां पर मिल रही है? यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा हो रही है, तो इसे पहले वाला अलग होगा और बाद वाला अलग होगा। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? अनु प्लस उदित। प्लस के पहले भी ऊ है, चाहे कोई सा भी हो, और प्लस के बाद में भी कोई सा भी हो, दोनों और क्या होने चाहिए? ऊ होने चाहिए। और ऊ और ऊ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बड़े ऊ का। और यहाँ पर कौन सा ऊ है कि नहीं है? आगे शब्द है मृत्युपरांत। देखो आपने ये पढ़ा है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मृत्यु प्लस। अब आपको यह पता है कि यहाँ पर तो बड़े ऊ की मात्रा है और यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, ये दोनों मात्राएं मिलकर किसका निर्माण करेगी? तो देखो, मरी का तो मरी रह गया, आधा तय का तय है ही, ये का ये है ही। पहले तो हलंत था, लेकिन ये ऊ की मात्रा लग जाने के बाद में बड़े हो जाएगा। पीछे क्या बचा हुआ है? पैरांत। शब्द क्या बन जाएगा? मृत्युप्रांत। मृत्युप्रांत में ध्यान रखें, ऊ की मात्रा हमेशा हमेशा बड़ी आएगी, मृत्युप्रांत कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखें। मृत्युपरांत कभी नहीं होगा, ध्यान रखें। सोचे समझे पीछे वाले भाई साहब बातें न करें, जिस समय टेस्ट लिया जाएगा फिर ते मुंडो लटका से छोटे छोटे कर से। इस अनुदित का ध्यान रखें, उपसर्ग पूछे तो अनु है और संधि विच्छेद पूछे तो अनु प्लस उदित। जब आप भी सोचें उदय में भी बड़ा उ नहीं आता है, तो उदित में भी कौन सा नहीं आएगा? बड़ा उ। भाई उदय शब्द आप जब लिखते हो तो उस समय उ की मात्रा कैसी आती है? और उद्देश्य से क्या बनता है? उदित। तो इसमें भी कौन सी मात्रा आएगी? हाँ जी, कौन सी? यहां तक लिख लिया क्या आपने? संधि विच्छेद क्या होगा? आपने ये पढ़ा है कि प्लस के पहले चाहे कोई सा भी हो और प्लस के बाद में भी चाहे कोई सा भी हो, उन दोनों के मेल से कौन सा बनेगा? मतलब देखो, मरी का तो मरी रह जाएगा, आधा तय का तय है ही। इसमें से जब आप छोटी ऊ की मात्रा निकालोगे तो यहाँ पर ये कैसे बच जाएगा? हलंत। यहाँ पर तो देखो, छोटी ऊ की मात्रा आपने निकाल ली और आगे कौन सी ऊ की मात्रा है? यहाँ पर तो सॉरी, छोटी ऊ की मात्रा निकाल ली, छोटा ऊ है ये, और आगे भी छोटे ऊ की मात्रा है। पीछे क्या बचा हुआ है? पैरांत है। अब आपने ये पढ़ा है कि प्लस के पहले ऊ हो और प्लस के बाद में भी, दोनों ऊ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो यहाँ पर देखो, मरी का तो मरी रह जाएगा, आधा तय का तय है ही, ये का ये है ही। अब आप जब बड़े ऊ की मात्रा लगाओगे तो ये तो हलन तो हट जाएगा, किसी मात्रा लग जाएगी, और पीछे शब्द क्या बचा हुआ है? ठीक है। आगे शब्द है बानुदे। ठीक है। भानु में ऊ की मात्रा छोटी आएगी बड़ी आएगी? बड़ी। भू ऊपरी भानु भी है, ध्यान रखें उसमें। भानु छोटा आएगा बड़ा है? ढंग से देखें आप, छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा।
भानु प्लस उदय, भानुदय। देखो नदी स्वर शब्द आ गया। अब आपके कंफ्यूजन ये हो जाता है कि दी की मात्रा छोटी लगाए बड़ी लगाए, जबकि अपन ने पहले सीखा कि स्त्रीवाचक जो भी संज्ञा है उसकी मात्रा कैसी होगी। अब आपने ये तो देख लिया कि यहाँ पर बड़ी की मात्रा लग रही है, मतलब शब्द अलग अलग होंगे। तो एक तो नदी। अब आगे आपको पूछ ले कि ईश्वर में एक की मात्रा छोटी आएगी बड़ी आएगी। ईश और ईश्वर में तो बड़ी की मात्रा, जबकि इंद्र में छोटी की मात्रा। यहाँ पर देखो ईश्वर। अब देखो यहाँ पर भी बड़ी ही है, यहाँ पर भी बड़ी ही है, यहाँ पर छोटा हुआ है, यहाँ पर छोटा हुआ है। चाहे कोई सी भी मात्रा हो, समान स्वर हो, तो वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों का मेल होने के बाद में कौन सी मात्रा बनती है? बड़ी मात्रा बनती है, चाहे ई हो चाहे ऊ हो, क्योंकि संधि का नाम ही क्या है? दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? अब देखो नयन विराम, यहाँ पर देखो आ की मात्रा बन रही है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नयन प्लस अभिराम। अभिराम का अर्थ क्या होता है? और अविराम का अर्थ क्या होता है? अब देखो यहाँ पर आग का निर्माण हुआ है मध्यावधि में, मध्यावधि का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ तक क्या हो जाएगा? मध्य, आगे क्या हो जाएगा? अवधि। मैडम जी तीन शब्द सामने लिखे हुए हैं, आप बताएं इन तीनों में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है? उड्डा, उइनी, ऊन, तीन शब्द लिखे हुए हैं, कौन सा गलत है कौन सा सही है? तीनों गलत है, तीनों सही, कौन सा गलत है? उड्डा सही है, उइनी सही है, और ऊन में उइनी क्या सही है क्या? छोटी है। इसीलिए मैं बार बार ये मात्राएं आपको याद करवा रहा हूँ, ध्यान रखें। देख लिया यहाँ तक? मोहांद शब्द है जिसके समास पढ़े हो, बताइए मोहांद में कौन सा समास है? आंगली मत खाओ मैडम जी, प्रश्न बताओ। मोहांद में कौन सा समास है? मैंने आपको अंधा अंधा शब्द जो लास्ट में वो एक जगह और लिखाए थे, याद है? नाड़े ले पार कौन पड़े? आप बताइए मैडम। पढ़ा ही नहीं है? रूंगटे मत खाओ। अपनी क्लास ली है, मेरी पूरी पूरी क्लास ली है।
मैडम जी आपने लिए, बताओ, आप बताओ मोहन में कौन सा समास है? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, सब समास पढ़ाएंगे उस समय पढ़ लेना आप, ठीक है। मोह से अंधा कौन सा समास होगा? कर्ण तत्पुरुष समास, लेकिन जन्मांध आ जाए कि जन्म से अंधा तो कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष समास। लिख लिया यहां तक? लिख लिया? पीछे भाई साहब लिख लिया आपने? आगे देखो शब्द है दावानल। अब मैंने आपको वन वर्ड लिखाया था, उसमें बताया कि था कि दावानल, दाव का अर्थ क्या होता है? जंगल, और जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? मतलब एक साइड पे क्या हो जाएगा? दाव, आगे क्या हो जाएगा? रत्नावली में क्या हो जाएगा? रत्न प्लस। अब देखो ये वापस यहाँ पर अवली की मात्रा आ गई है। अवली जहां पर भी दिखे तो लिख की मात्रा कैसी करनी है? बड़ी, लेकिन अंजलि दिखे तो छोटी। लिखो ये नयन प्लस अभिराम, तब सुन मानो जी, नयन प्लस अभिराम होगा, नयना अभिराम होगा, पहले बता चुका हूं और आपने क्लास ली। लिख लिया? पीछे लिख लिया भाई साहब आपने? झूठी बोलो। देखो दो तीन एग्जाम्पल और है। अब देखो यहाँ पर आग का निर्माण कहां पर हो रहा है? दा पर। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आयुध प्लस आगार। खगाश्रय का संधि विच्छेद क्या होगा? खग प्लस आश्रय। तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा प्लस अपी। और सिंहासन का संधि विच्छेद क्या होगा? और जब नाम आसन का आ गया है तो जो पहले पढ़े हैं वो बताएं। आपस में बात न करें, अपनी ईमानदारी से बताएं। एक ही आसन होता है, एक आसन होता है, एक आसन होता है, एक क्या होता है? इस आसान का अर्थ क्या होता है? इस आसन का अर्थ क्या होता है? बैठने का। इस आसन का अर्थ क्या होगा? इस आसन का अर्थ क्या होता है? भोजन। आसान का होता है सरल, आसन का, आसन का, आसन का भोजन। यहाँ पर देखो सिंह का अर्थ क्या होता है? शेर भी होता है, राजा भी होता है ना। अब राजा जहां पर बैठने का, बात किसकी हो रही है? बैठने की, तो कौन सा से आएगा? आसन। शोकातुर, शोकातुर का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो आग का निर्माण यहां पर हो रहा है, शोक प्लस, और शोकातुर में समास कौन सा है? शोक से आतुर। शोक को आतुर, कर्म तत्पुरुष समास। रोगातुर होता है रोग को आतुर। आतुर का अर्थ क्या होता है? बेचैन। बेचैन या खांकली जुड़ा आदमी, आप ना खांकली जुड़ा आदमी, बेचैन। शोक प्लस आतुर। अब देखो हमने ये भी पढ़ा है कि एक तो होता है ये शोक और एक होता है ये शोक। इन दोनों में से शोक संदेश वाला शोक कौन सा होता है? चिट्ठी वाला शोक किसी है। तो इस शोक का अर्थ क्या होता है? खुशी या चाव या उत्साह। ठीक है, मैंने शोक आएगा भी चीज को, शोक आएगा किसी शोक आया था ना, ठीक है। हाँ शोक बताओ, समझ में आयो कुछ? ईमानदारी से बताओ। और अभी भी अगर समझ में ना आया है तो आप सर को बोल सकते हो कि कोई दूसरी व्यवस्था भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, आगे बढ़ेंगे कल।